इसमें मान लो तुम्हारे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है कि जितने भी धरती पर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तुम्हें ग्रुप्स में प्लेस करना है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सब में तुम्हें डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं लास्ट में, और एक एक करके सारे हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तुम अगर बायो लैब में गए होगे तो वहाँ पर वो ऐसे एक छोटा सा जार होता है जिसके अंदर हेलो 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 हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं मेरे क्यूट लिटिल निंजास। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जानना है कि हमारा जो बायोलॉजी का पूरा सिलेबस है उसको एक बार रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो बहुत लंबा कोई वीडियो नहीं होने वाला है, क्विक वीडियो है जिसमें आप अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे। जो भी बायोलॉजी ऑप्ट करने वाले हैं क्लास 11th में उनके लिए वीडियो है, यानी कि ISC के जो बच्चे हैं, उदय बैच के हैं या फिर बैच के नहीं भी हैं, जो सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं। सो दिस इज द सिलेबस बेटा। आओ एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। मैं नाम तो बताने ही भूल गई। सो माय नेम इज उपासना एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। एंड 11th में जो बच्चे बैच में मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मैं ज़ूलॉजी पढ़ा रही हूँ, बट यहाँ पर जो हम सिलेबस ओवरव्यू करेंगे वो कंप्लीट होगा, कंप्लीट बायोलॉजी का होगा, ठीक है बच्चा। चलो यहाँ पर हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, बट मुझे लगता है पहले सिलेबस अपने को देख लेना चाहिए। यहाँ पर आपकी यूनिट डिवीजन है। सबसे पहले तो यूनिट्स आर डिवाइडेड, ठीक है। सो सबसे पहले आपकी यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर देखो कौन कौन से चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर आता है इसके अंदर द लिविंग वर्ल्ड, ये यूनिट है, यहाँ पर चैप्टर है। तो पहला चैप्टर आपका द लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद चैप्टर 2 आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या करेंगे, इसमें मान लो तुम्हारे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है कि जितने भी धरती पर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तुम्हें ग्रुप्स में प्लेस करना है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखकर ही ग्रुप्स में डालेंगे। जैसे बेटा एक स्कूल में इमेजिन करो कि मान लो ICSE बोर्ड का स्कूल है, ठीक है। तो उसके अंदर पहले क्लासेस होंगी, क्लास 1 से लेकर 10 तक मान लो स्कूल है। तो क्लास फर्स्ट क्लास में कितने एज ग्रुप वालों को डाल सकते हैं, क्लास 10th में कितने एज ग्रुप वालों को डाल सकते हैं। फर्स्ट का बच्चा 10th में नहीं जाएगा ना, सिमिलर माइंडसेट होना चाहिए, सिमिलर एज ग्रुप होना चाहिए। सो यहाँ पर भी हमें क्लासिफाई करना होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। ये रिलेटेड है तुम्हारा क्लास 9 से, तुमने 9th में पढ़ा हुआ है, ये छुटका सा फॉर्म में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टैक्सोनोमी क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा तुमको क्लास 9th में इसके बारे में याद आ जाएगा। जब मैंने तुमको बताया था कि तुमको नामकरण करना है, अगर जादू धरती पर आ जाए तो तुम उसको किस ग्रुप में डालने वाले हो, कौन से एनिमल में प्लेस करोगे, ठीक है। सो देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 किंगडम, इसमें किंगडम वाइज क्लासिफिकेशन आ जाएगा बेटा। उसके बाद सैलिएंट फीचर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेया एंड एनिमैलिया, यानी कि सिलेबस अब थोड़ा सा डेप्थ में होने वाला है निंजास। उसके बाद इसी यूनिट में कंटिन्यूड है तुम्हारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम नाम से ही पता चल रहा है प्लांट किंगडम है। तो अपने पास कितने किंगडम्स थे, 5 किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेया, एनिमैलिया। पहले 3 किंगडम्स डिटेल में तुम पहले ही पढ़ लोगे, फिर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अलग से चैप्टर्स हैं। तो प्लांट किंगडम तुम्हारा बॉटनी में आता है, इनफैक्ट इससे पहले वाला जितना भी है वो बॉटनी में आता है, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इनके बारे में बेटा डिटेल में दिया हुआ है, 9th में पढ़ा था हमने। और एनिमल किंगडम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो सारे एनिमल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये ज़ूलॉजी में आ गया। इसके बाद आ जाओ यूनिट 2। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट 2। जो यूनिट 2 है उसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका पहला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि बॉटनी के अंदर आता है। इसमें आप फूलों के बारे में पढ़ेंगे, अगेन क्लास 9 से ज्यादा रिलेटेड है। रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इनके स्ट्रक्चर और उनके डिटेल टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा चैप्टर है इसका एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटमी मतलब आपने एक प्लांट को या फ्लावर को अंदर से कट करके बिल्कुल आप अंदर जा रहे हो, पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, एंथर को कट करके उसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। जैसे इसमें टिश्यू सिस्टम, एनाटमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। तो ये सब बॉटनी के अंदर हो गया। उसके बाद तुम्हारा एक और चैप्टर है, यहाँ पर आएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हाँ, क्योंकि यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो एनिमल्स वाला पोर्शन अलग है और इससे पहले तुम पढ़ रहे थे प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ देख रहे हो प्लांट्स के तो 2 चैप्टर हैं इस यूनिट में, यूनिट 2 में, और एनिमल्स का 1 चैप्टर है। उसके बाद आ जाती है यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्लास 10th में पढ़ा है तुमने।
9th में 10th में मिलकर पढ़ा है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है बेटा, जिसमें हम सेल थियरी, सेल ऑर्गेनील्स, उनके फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। फिर बेटा इसी का यूनिट 3 का ही एक चैप्टर है तुम्हारे पास, बायोमॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर तुमको केमिस्ट्री के साथ, मतलब केमिस्ट्री भी है इस चैप्टर के अंदर, तो इसमें आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे। याद है तुमने क्लास 10th में जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन के स्ट्रक्चर्स देखे थे, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर तुमको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगेन इसी यूनिट में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो देखो बेसिकली तुम्हारे यूनिट 3 में 1 2 3 चैप्टर्स हो गए। यूनिट 3 में तुम्हारे 3 चैप्टर्स हैं। इसमें बेटा डिटेल में माइटोसिस, मियोसिस पढ़ेंगे। आगे आ जाओ। फिर आ जाती है यूनिट 4, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट्स के बारे में बात हो रही है तो ऑब्वियसली बॉटनी के बारे में पढ़ रहे हो। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, सब बॉटनी के अंदर है। देखो ये सब हमने जो 10th में पढ़ा था उसको डिवाइड कर दिया। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है हायर प्लांट्स में, लाइट रिएक्शन पढ़ोगे। फिर से कैल्विन साइकिल जो 10th में नहीं थी वो अब पढ़नी है। फोटो रेस्पिरेशन जो छोटा सा दिया हुआ था वो अब डिटेल में दिया हुआ है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ग्लाइकोलाइसिस फिर से पढ़ाया जाएगा। क्रेब्स साइकिल का सिर्फ अभी तक नाम सुना था, तो क्रेब्स साइकिल डिटेल में पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है वो भी इसके अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में एक और चैप्टर आ जाता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें तुम ऑब्वियसली ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे, फोटो पीरियोडिस एंड वर्नलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे। तो ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ऑब्वियसली अब क्लास में पढ़ेंगे। तो अपनी प्लांट फिजियोलॉजी में कितने चैप्टर्स हो गए तुम्हारे? प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 प्लांट फिजियोलॉजी के। फिर आ जाएगी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये तुमको मैं पढ़ाने वाली हूँ, जो कि ज़ूलॉजी में इंक्लूडेड होता है। इसमें बेटा सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हमारा जो 9th का चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल, उसमें आपने पढ़ा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उसमें ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या हमारे डाइजेशन के प्रोसेसेस होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में पढ़ना है, ब्रीदिंग कैसे होती है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में सब में तुम्हें डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं लास्ट में, और एक एक करके सारे हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो पहले डाइजेशन पढ़ लिया, पार्ट्स एज इन कि प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। उसके बाद तुम्हारा ब्रीदिंग के बारे में आ जाएगा। फिर आ जाएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये ऑब्वियसली सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो 10th में पढ़ा था वो अब और ज्यादा डेप्थ में आएगा। और क्या है, एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इसमें और डेप्थ में आ जाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन तुम पढ़ोगे, यूरिन फॉर्मेशन और डेप्थ में पढ़ोगे। फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लास 9th में पढ़ा था, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मूवमेंट के टाइप्स, मसल का कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म हमको पढ़ना है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, ठीक है। तो ये हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में है, खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम आ गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी में 2 3 4 5 6 एंड 7 चैप्टर्स तुम्हारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है, बढ़िया है। अभी थैंक यू नहीं है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स की। एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट्स मैं भी तुमको पढ़ा दूंगी, बट परफॉर्म आपके स्कूल वाले आपको कराते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें आप स्पेसिमेन को देखोगे और उसके बारे में फीचर्स लिखोगे। स्पेसिमेन क्या, तुम अगर बायोलैब में गए होगे तो वहाँ पर वो ऐसे एक छोटा सा एक जार होता है जिसके अंदर डेड एनिमल्स को रखा जाता है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर, ताकि वो सड़े नहीं, गले नहीं, आपको दिखते रहे लंबे टाइम तक। तो उसमें आप बहुत सारे एनिमल्स को देखोगे, उसका नाम लिखोगे, उसका साइंटिफिक नेम और उसके फीचर्स कौन से किंगडम में है, उसकी क्लासिफिकेशन, इसको हम स्टडी और आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। माइक्रोस्कोपी, जिसमें आप माइक्रोस्कोप को डील करना सीखोगे कि माइक्रोस्कोप से कैसे काम किया जाता है, माइक्रोस्कोप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्लाइड प्रिपरेशन, तो जो आप स्लाइड देखोगे, स्लाइड आपको माइक्रोस्कोप के लिए बनानी पड़ती है, वो सीखोगे। फिर उसके बाद बायोकेमिकल टेस्ट, स्पॉटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल बनेगी। चलो मैं तुमको पेपर पैटर्न बताती हूँ। ये सब कुछ तुम्हारा आने वाला है थियरी में, विच इज ऑफ 70 मार्क्स बेटा। देखो टोटल मार्क्स ऑब्वियसली 100 है, ड्यूरेशन पेपर का रहेगा बेटा 3 घंटे, ठीक है। विच विल चेंज लेटर, विच माइट चेंज लेटर, आई विल, अगर चेंज होता है तो आई विल अपडेट यू, ठीक है। 3 घंटे का समय है। पेपर का पैटर्न आपका कैसा रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। खैर पेपर पैटर्न पर आते, बट पहले ये देख लो बेटा कि आपके 100 में से
70 मार्क्स की तो थियोरी होगी, 70 मार्क्स की थियोरी होगी और बेटा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। अब ये प्रैक्टिकल हम 10th की तरह हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके मार्क्स लगते हैं। 30 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल है, आज जो पहले प्रैक्टिकल की बात कर लें। क्या ये 30 मार्क्स का डिवीजन है? बेटा एक तो तुम्हारा एग्जाम होगा रिटन 15 नंबर का, उसके बाद तुमको प्रोजेक्ट बनाना होगा 10 नंबर उसमें मिलेंगे और प्रैक्टिकल फाइल के होंगे 5 नंबर। ये फॉर्मेलिटी जरूर होती है दोनों चीजें, बट करनी पड़ती हैं। अगर एक भी नंबर यहाँ पे कट गया तो 100 में से 100 नहीं आ पाएंगे। बायोलॉजी में 100 में से 100 लाना आसान है। सो मेक श्योर कि इसमें कमी ना हो। यहाँ एक नंबर कट जाए कोई नहीं, यहाँ नहीं कटना चाहिए, ये आपके हाथ में है नंबर। अब अगर पेपर पैटर्न की बात करूं तो 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है पेपर। पार्ट 1 में आपके एमसीक्यू आते हैं, सारे करने होते हैं, मैंडेटरी होता है, चॉइस नहीं होती। पार्ट 2 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 2 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, सेक्शन बी में 3 मार्कर क्वेश्चन है और सेक्शन सी में 5 मार्कर क्वेश्चन है। आपको हर एक पेपर का ओवरव्यू या सिलेबस का ओवरव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पैटर्न है वो सब्जेक्ट वाइज चेंज हो रहा है। अगर मैं चॉइस की बात करूं तो अभी तक आईसीएसई या आईएससी क्या कहता है कि आपको सब करना है, सारे सेक्शंस करने हैं। पार्ट 1 तो करना ही करना है, पार्ट 1 में कोई चॉइस नहीं है। पार्ट 2 के भी सेक्शन ए बी सी तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करने, कोई चॉइस नहीं है। फिर मैम चॉइस कहाँ है? आपको हो सकता है जैसे सेक्शन ए में अगर मान लो 6 क्वेश्चन हैं तो 6 में से 4 करने हो। सेक्शन बी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उन क्वेश्चंस के बीच में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, बट सेक्शंस सारे अटेम्प्ट करने हैं। ऑलराइट, सेक्शंस सारे अटेम्प्ट करने हैं, बट अगर कोई अपडेट आता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। दैट्स इट फॉर टुडे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? चलो, सो एक बार पेपर और पेपर के बारे में बताना था, पेपर पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में बताना था। सो दैट्स इट। ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर।